हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। माय नेम इज मनीष एंड इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड इन दिस वीडियो वी विल स्पेसिफिकली टेक अ लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ प्रीलिम्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इन 2024, 2023 एंड 2022। वैसे तो हम हर साल के लिए एक अलग वीडियो डेडिकेट करते हैं, लेकिन द रीज़न कि हम इन तीनों सालों की एक सिंगल वीडियो बना रहे हैं इज़ बिकॉज इन 3 सालों में यूपीएससी में प्रीलिम्स में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बहुत ही कम क्वेश्चंस आए, विच इज़ नॉट द ट्रेंड बाय द वे, बिकॉज 2025 में फिर से नंबर थोड़ा बढ़ गया, 7-8 क्वेश्चंस आए थे। बट इन 3 सालों में 2022, 23 और 24 में कुल मिला के 8 क्वेश्चंस, तीनों सालों में कुल मिला के 8 क्वेश्चंस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के आए थे यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो लेट अस टेक अ लुक एट दोज क्वेश्चंस। सबसे पहले 2024, जिसमें एक ही क्वेश्चन आया था सिर्फ। विद रेफरेंस टू रेवेन्यू कलेक्शन बाय कॉर्नवालिस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कॉर्नवालिस के अंडर जो रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम था, उनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स इसमें से करेक्ट है, ये हमने बताना। Under the Rayotwadi settlement of revenue collection, the peasants were exempted from revenue payment in case of bad harvests or natural calamity. सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है ये, बट ऐसा था नहीं बिल्कुल भी। रियातवाड़ी सेटलमेंट वो सिस्टम होता था जिसमें रियात यानी कि जो कल्टीवेटर था, उससे डायरेक्टली कंपनी रेवेन्यू लेती थी, मिडलमैन को खत्म कर दिया गया था। तो इसके अंडर अगर कहीं पे बैड हार्वेस्ट या नेचुरल कैलामिटी, कोई बाढ़, सूखा, कुछ भी आ जाए, तो भी बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में कभी जो रेवेन्यू है वो माफ किया जाता था, अदरवाइज वो नहीं माफ किया जाता था। सो दिस इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। Under the permanent settlement in Bengal, if the zamindar failed to pay his revenues to the state on or before the fixed date, he would be removed from his zamindari. बिल्कुल करेक्ट है जी ये। परमानेंट सेटलमेंट के अंदर जब एक परमानेंट फिक्स सम कंपनी को दिया जाता था, अगर जमींदार एक पर्टिकुलर दिन तक, सूरज ढलने तक, जिसको कहते हैं सनसेट क्लॉज, अगर एक पर्टिकुलर डेट को सूरज ढलने तक वो रेवेन्यू कंपनी के पास जमा नहीं हुआ, तो जमींदार की जमींदारी ऑटोमेटिकली चली जाए। करेक्ट। तो टू ओनली इज द करेक्ट आंसर। ये एक ही क्वेश्चन आया था 2024 में एंड इट वाज ऑन द रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स ऑफ द ब्रिटिश। 2023 में देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आए थे। By which of the following acts was the Governor General of Bengal designated as the Governor General of India? Now you might consider this question as a part of Indian polity or as a part of modern Indian history. लेकिन मैं इसे हिस्ट्री में इसलिए गिन रहा हूँ क्योंकि ये इंडियन हिस्ट्री से ज़्यादा बेटर अलाइन होता है। अगर इसमें कोई ऐसा फीचर डिस्कस किया गया होता जो शायद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बाद में पार्ट बनना था या बहुत ओवरवेलमिंगली उसका पार्ट बनना था, देन इट वुड हैव बीन पार्ट ऑफ पॉलिटी एज वेल। तो कौन सा एक्ट था जिससे सेंट्रलाइजेशन इतनी ज्यादा कर दी गई थी इंडिया में कि बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल डेजिग्नेट कर दिया गया, विच ऑल्सो शोज द रियलिटी ऑफ ब्रिटिश इंडिया। यानी कि वो ऐसा साल होना चाहिए जब तक कि ब्रिटिश अपना रूल काफी एक्सपैंड कर चुके हैं। तो दैट कैन बी अ हिंट फॉर यू। ब्रिटिश को कब लगेगा कि अब बंगाल के गवर्नर जनरल को हम पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल डेजिग्नेट कर दें, तभी लगेगा जब वो इंडिया का काफी बड़ा हिस्सा जीत चुके हों। तो रेगुलेटिंग एक्ट तो 1773 का था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का था, तो ये तो बहुत शुरुआती दौर था ब्रिटिश का। चार्टर एक्ट 1793 और चार्टर एक्ट 1833, तो डी चार्टर एक्ट ऑफ 1830 इज द करेक्ट आंसर। तो ये थोड़ा डिराइवेबल क्वेश्चन था, यू कुड हैव थॉट ऑफ इट अगर आपको एग्जैक्टली नहीं भी याद होता कि बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल बना रहे हैं, यानी कि इंडिया का काफी बड़ा हिस्सा जीत। एंग्लो, यू कैन से एंग्लो मराठा वॉर्स हो रही हैं, देन सब्सिडरी अलायंस हो चुकी है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अभी इसके बाद होगी। तो काफी बड़ा हिस्सा ब्रिटिश जो थे वो इंडिया का जीत चुके थे, इसलिए यहाँ तक जो है अ, उन्होंने गवर्नर जनरल को पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया। सेकेंड क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, अलेक्जेंडर रियर, ए एच लॉन्गस्ट, रॉबर्ट सिविल, James Burgess and Walter Elliot were associated with what? Archaeological excavations, establishment of English press in colonial India, establishment of churches in the princely states, or construction of railways in इस इन सभी नामों में से दो नाम ऐसे हैं जो थोड़े ज्यादा प्रोमिनेंट हैं, उनमें से भी एक नाम जो आपको पता ही होना चाहिए, दैट इज जेम्स बर्गेस। ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट
फाउंडर्स और लेट अस से चेयरपर्सन्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस इन सभी ने की थी, कुछ ना कुछ बहुत अच्छा इन्होंने आर्कियोलॉजिकली एक्सकेवेट किया था, उसको एस्टैब्लिश किया था, मोस्टली इन सर्दर्न इंडिया। तो ये पांचों आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन फेमस है। थर्ड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट है 7th अगस्त इज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल हैंडलूम डे। करेक्ट है जी, ये फर्स्ट 7th अगस्त को हम हैंडलूम डे मनाते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट, इट वॉज इन 1905 दैट द स्वदेशी मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड ऑन द सी। क्या स्वदेशी मूवमेंट का, अब ये बात भी सच है कि 7 अगस्त को स्वदेशी मूवमेंट मनाई जाती है, जो है लॉन्च की गई थी 7 अगस्त को, ये करेक्ट है। लेकिन अब ये दोनों तो करेक्ट हो गए, लेकिन क्या सेकंड फर्स्ट की एक्सप्लेनेशन है? क्या हैंडलूम्स का स्वदेशी मूवमेंट से कोई डायरेक्ट कनेक्शन है? इंडीड देयर इज, बिकॉज स्वदेशी में सबसे बड़ा जो स्वदेशी आइटम हमने सोची थी कि हम इसे स्वदेशी ही अपनाएंगे, दैट वाज टेक्सटाइल, दैट वाज हैंडलूम। बाद में गांधी जी ने आके इसे चरखा कातने को बहुत बड़ी मूवमेंट बना दिया, लेकिन पहले जब स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च की गई थी, द आइडिया वाज टू ब्रेक द बैकबोन ऑफ द ब्रिटिश बाय यूजिंग और बाय बाइंग लेस एंड लेस ऑफ इंपोर्टेड आइटम्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था टेक्सटाइल। तो स्वदेशी मूवमेंट 1905 में 7 अगस्त को लॉन्च की गई और इसीलिए उस दिन नेशनल हैंडलूम डे डेजिग्नेट। So yes, both the statements are correct and statement 2 is the correct explanation for statement। तो ए हो गया इसका सही। 2022 में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, Montagu Chelmsford reforms। The functions of provincial government were divided into reserved and transferred subjects, correct? Which of the following were treated as reserved subjects? वो सब्जेक्ट्स जो गवर्नर के पास रहेंगे, मिनिस्टर्स के पास ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे, वो कौन कौन से थे? अब इसका एक सिंपल क्राइटेरिया है, जो सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ब्रिटिश गवर्नर के पास ही रहेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, यस। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि पंचायतें और जो छोटे लेवल की म्यूनसिपैलिटीज हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये इंडियंस को ट्रांसफर की जा सकती। दे वर नॉट ट्रांसफर्ड, दे वर नॉट रिजर्व, दे वर ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। लैंड रेवेन्यू, अब लैंड रेवेन्यू जो है, यही तो लाइक दिस इज द बेसिस ऑफ ब्रिटिश गवर्नेंस। सारा पैसा जहां पे आ रहा है एक तरह से फाइनेंस एंड पुलिस, लाइक दिस इज अ नो ब्रेनर कि पुलिस तो इसमें होनी ही होनी चाहिए। कि पुलिस तो इंडियंस के हाथ में वो कभी नहीं देंगे, वो कभी भी इसको ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो 1, 3 एंड 4 इसका आंसर होना, विच इज सी। अब इस तरह के क्वेश्चन को करने का एक और अच्छा तरीका ये हो सकता है एलिमिनेशन से, कि आप चारों में से देखें कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है, बट प्रोवाइडेड आपको रिजर्व और ट्रांसफर्ड का लॉजिक पता हो। रिजर्व और ट्रांसफर्ड का लॉजिक ये है कि सब्जेक्ट्स को दो पार्ट्स में बांट दिया गया। कुछ सब्जेक्ट्स को ब्रिटिश गवर्नर अपने पास रिजर्व रखेगा और बाकी के सब्जेक्ट्स मिनिस्टर्स को ट्रांसफर कर देगा, जो एजुकेशन हेल्थ जैसे टॉपिक्स हैं। लेकिन फाइनेंस अपने पास रखेगा, पुलिस अपने पास रखेगा, जस्टिस सारी जुडिशरी अपने पास रखेगा। तो कोर टॉपिक्स अभी भी ब्रिटिश के हाथ में है, लेकिन दिखाने के लिए डेवोल्यूशन ऑफ पावर के तहत कुछ सब्जेक्ट ट्रांसफर कर दिए गए। तो अगर आपको ये लॉजिक पता है, तो फर्स्टली आप इन चारों में से देखेंगे कौन सा वो सब्जेक्ट है जो ब्रिटिश कभी भी इंडियंस को नहीं देंगे। ऑफ कोर्स पुलिस। तो 4 नंबर पे आप पहले टिक करेंगे और ऑप्शंस में से जहां 4 नहीं है तो सबसे पहले एलिमिनेट। तो धीरे धीरे इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स। बरिंदर कुमार घोष, योगेश चंद्र चटर्जी एंड राश बिहारी बोस। Okay. Which of the following, which of the above were actively associated with गदर पार्टी? गदर पार्टी भी बहुत कमाल की एक मूवमेंट थी। अगर ये सक्सेसफुल हो जाती तो इंडियन हिस्ट्री का कोर्स कुछ और हो सकता था, बट कुछ गद्दारों की वजह से वो एंड में द म्यूटिनी वाज फॉइल्ड एक्चुअली। एनीवे, तो कौन इन तीनों में से एक्टिवली एसोसिएटेड थे गदर पार्टी के साथ? देखिए, बरिंदर कुमार घोष और जोगेश चंद्र चैटर्जी, ये दोनों रेवोल्यूशनरी जरूर थे, लेकिन ये अनुशीलन समिति के साथ जुड़े हुए थे, which was another important organization operating in Bengal। लेकिन राश बिहारी बोस जो थे, he was associated with गदर पार्टी। तो डी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो राश बिहारी बोस काफी एक्टिवली इन्वॉल्व थे गदर पार्टी में, और इन्होंने एक प्लान बनाया था 1914 में, जिसे एग्जीक्यूट किया जाना था, कि पूरे के पूरे इंडिया में राइट फ्रॉम कराची अप टू बांग्लादेश में जो
बंगाल, ईस्टर्न बंगाल वाली साइड तक बहुत सारी आर्मरीज में एक साथ रेड मारी जाएगी और उनमें से हथियार चोरी किए जाएंगे और फिर बगावत करती जाएगी ब्रिटिश के अगेंस्ट। बट कुछ लोगों ने वो इंफॉर्मेशन लीक कर दी एंड द ब्रिटिश दे कॉट ऑल ऑफ देम रेड हैंडेड। ये मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाई, बट इट वाज अ डेयरिंग अटेम्प्ट टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो राश बिहारी बोस इससे जुड़े हुए। तो 3 ओनली इज द करेक्ट। विद रेफरेंस टू द प्रपोजल्स ऑफ क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन जो कि 1942 में इंडिया आया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज एज वेल एज द प्रिंसली स्टेट। एक्चुअली दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि प्रोविंशियल असेंबली से तो इलेक्ट ही हो जाएंगे मेंबर्स, वहां नॉमिनेट करने की क्या जरूरत है। हाँ, बट इलेक्ट जो है वो इनडायरेक्ट करें। तो प्रोविंशियल असेंबली से मेंबर्स को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा, यानी कि डायरेक्टली लोग वोट नहीं डालेंगे। जो मेंबर्स ऑलरेडी प्रोविंशियल असेंबलीज के हैं वो आगे वोट डालेंगे, तो मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चुने जाएंगे। लेकिन प्रिंसली स्टेट्स में क्योंकि ऐसा कोई मैकेनिज्म ही नहीं है इलेक्शन का, तो वहां से मेंबर्स नॉमिनेट किए जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गई। सेकेंड, एनी प्रोविंस विच इज नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन would have the right to sign a separate agreement with Britain regarding their status. और ये करेक्ट है अनफॉर्चुनेटली, एंड इट वाज द मोस्ट इविल डिजाइन दैट लेड टू द सेपरेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो हर प्रोविंस को वो राइट दे दिया जाएगा, ऐसा क्रिप्स मिशन में कहा गया था, जिसकी वजह से एक प्रोविंस जो है वो बाद में यूनियन से अलग हो सकती है, अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है, एंड हेंस द क्रिएशन ऑफ वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान विद अ कॉमन यूनियन। तो ओनली 2 इज द करेक्ट स्टेट। लेकिन क्रिप्स मिशन को इंडियंस ने एक्सेप्ट नहीं किया था, बिकॉज उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश हार रहे थे और वो इंडियंस को इमीडिएटली कोई भी रिलीफ देने को रेडी नहीं थे। वो कह रहे थे कि पहले हमारा वॉर में हमारी सपोर्ट कीजिए, फिर हम वॉर जीतेंगे, फिर हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दें। बट इंडियंस ने कहा कि हमें तो भाई अभी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तुम्हारा क्या भरोसा, तुम कल को सेकेंड वर्ल्ड वॉर हार गए तो हम ये थोड़ी एक्सेप्ट कर लेंगे कि हमारे ऊपर अब ब्रिटिश का रूल नहीं है, अब हम पे जर्मनी का रूल है या हम पे जापान का रूल है। तो दैट वाज अ लूमिंग यू कैन से क्राइसिस ऑन इंडियंस। इसलिए गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को कहा था इट्स अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक। क्रैशिंग बैंक मीन्स द ब्रिटिश एम्पायर, एंड पोस्ट डेटेड चेक मीन्स यू आर प्रॉमिसिंग अस समथिंग इन द फ्यूचर व्हेन योर ओन एग्जिस्टेंस इज अंडर थ्रेट। ये इसका मतलब था। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि 2022 के पेपर में आया, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द डच established their factories or warehouses on the east coast on lands granted to them by the गजपति। ये बात सही है कि डच ने अपनी जो इनिशियल फैक्ट्रीज और वेयर हाउसेस थे वो ईस्टर्न कोस्ट में बनाए थे, और जो लैंड था वो पहले गजपति रूलर्स के पास होता था, लेकिन वो लैंड डच को गजपति रूलर्स ने डायरेक्टली नहीं दिया था। यहाँ पे लिखा हुआ है लैंड ग्रांटेड टू देम। अगर यहाँ लिखा होता लैंड अर्लियर गवर्नड बाय गजपति रूलर्स तो ये शायद सही हो जाती स्टेट, लेकिन लैंड ग्रांटेड टू देम बाय गजपति रूलर्स, नो। व्हाई नॉट? बिकॉज गजपति रूलर्स का रूल जो है वो डच के आने से काफी पहले खत्म हो चुका। दिस इज इनकरेक्ट। अल्फोंसो डे अल्बुकर्क कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द बीजापुर सल्तनत। तो बीजापुर के सुल्तान से ये गोवा जो है वो जीता गया था, जो कि बाद में डच की कैपिटल बना। ठीक है जी, डच की नहीं, अल्फोंसो डे अल्बुकर्क पोर्टुगीज की कैपिटल बना। करेक्ट। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अब ये बात करें ब्रिटिश की, established a factory at Madras on the plot of land leased from the representative of Vijayanagar Empire. Yes, correct. तो दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट जो है वो सही है, hence 2 and 3 are correct. These were the questions of modern Indian history in the UPSC Civil Services prelims exams of 2022, 23 and 20. For getting to know of all the PYQs from 2020 to 2025, you can watch this entire series. Right? In the other videos, we have discussed the PYQs of other years as well. Thank you and take care.